हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे और आपने ईद की तैयारियां कंप्लीट कर ली होंगी। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट करें, क्योंकि आगे के जो कुछ दिन हैं उसमें आपने पढ़ाई पर तवज्जो देनी है। इसीलिए ईद का मौका अच्छे तरीके से एंजॉय करके पढ़ाई के लिए बैठ जाएं। नम्स ने अपना एंट्री टेस्ट ईद से एक दिन पहले अनाउंस कर दिया है। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइमिंग को मैं समझता हूँ नम्स ने इसलिए आपके सामने रखा है कि भाई ख्याल करो, थोड़ा बहुत आप सेलिब्रेट करने के बाद अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। ऐसे ना हो कि आप पूरा का पूरा हफ्ता जो है वो ईद मनाने में ज़ाया कर दो और उसमें आपका जो पढ़ाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है वो गुजर ना जाए। इसलिए ईद के जो 3 दिन है इसको सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन जब आपको मौका मिले पढ़ाई के लिए ज़रूर बैठ जाएं, क्योंकि ये जो आपकी मेहनत है ये आगे चलकर 1 सितंबर को जो नम्स का एंट्री टेस्ट अनाउंस हुआ है उस दिन ये काउंट होगी। अब नम्स से रिलेटेड बहुत सारे सवालात स्टूडेंट्स के माइंड में है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उन सवालात का आंसर देना है, उन क्यूरीज़ का आंसर देना है। इस वीडियो में हमने सबसे पहले डिस्कस करना है आज की जो एडवर्टाइजमेंट नम्स ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ की है उसमें क्या रजिस्ट्रेशन डेट दी गई है, टेस्ट डेट क्या दी गई है, सेंटर्स कौन कौन से बन सकते हैं, ऐसी तमाम मालूमात। और इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में हमने डिस्कस करना है उन क्वेश्चंस को जो आप स्टूडेंट्स ने मेरे पास भेजे हैं। उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये सवालात बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। नम्स एक इदारा है जो 2015 में पाकिस्तान में हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। आज ये इदारा हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने के साथ साथ टेस्टिंग यूनिवर्सिटी के तौर पे भी काम कर रहा है और तकरीबन 15 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, 5 डेंटल कॉलेजेस और 6 नर्सिंग कॉलेजेस इसके साथ एफिलिएटेड हैं। ये इदारा HSC से भी रिकॉग्नाइज्ड है, तो अगर स्टूडेंट्स नम्स का टेस्ट देंगे तो वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर सकते हैं 15 मेडिकल कॉलेजेस के लिए और 5 डेंटल कॉलेजेस के लिए। जो टेस्ट अनाउंस किया गया है इस वक्त वो MBBS और BDS के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब देख लेते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को जो आज नम्स ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ की है। सबसे पहले एक लिस्ट दी गई है उन मेडिकल कॉलेजेस की जो नम्स के साथ एफिलिएटेड हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है, आर्मी मेडिकल कॉलेज, लेकिन ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो हैं प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट का मतलब यह है कि इनकी जो फ़ी है वो स्टूडेंट को पे करनी होगी। अब वो फ़ी किस रेंज में है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस लिस्ट में बैरिया यूनिवर्सिटी, CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बावलपुर, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फ़िज़ाइया रुतफ़ाओ मेडिकल कॉलेज कराची, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मलीर कैंट, नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किम्स कोयटा कैंट और वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट। तो ये तकरीबन 15 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में जो डेंटल कॉलेज है वो है डेंटल सेक्शन ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज, और प्राइवेट सेक्टर में अगर डेंटल कॉलेजेस देखे जाएं तो बैरिया यूनिवर्सिटी, CIMS डेंटल सेक्शन मुल्तान, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड हाईटेक डेंटल कॉलेज टेक्सला कैंट। ये कुल मिला के यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एफिलिएटेड हैं नम्स के साथ। तो अगर आप एक टेस्ट देंगे नम्स का तो इसके ज़रिए आप एलिजिबल हो जाएंगे कि इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला फेज़ है वो है अपनी रजिस्ट्रेशन करना नम्स के थ्रू। वंस रजिस्ट्रेशन इज़ डन और आपने टेस्ट दे दिया तो टेस्ट देने के बाद जो अगला फेज़ आएगा उस अगले फेज़ में ये मेडिकल कॉलेजेस जो हैं अपने एडमिशन्स को स्टार्ट करेंगे और आपको अपना नम्स का जो रिज़ल्ट है इन मेडिकल कॉलेजेस में उसको प्रोवाइड करना है उनके एडमिशन फॉर्म के साथ। तो जहाँ पर भी आपका मेरिट बन रहा होगा उस मेरिट के हिसाब से आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब आते हैं नम्स के एंट्री टेस्ट शेड्यूल की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। गौर से सुन लें स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है।
किसी इदारे से, किसी यूनिवर्सिटी से फिज़िकली कोई भी फॉर्म नहीं मिलेगा। किसी ने फॉर्म को प्रिंट करके पेन से फिल नहीं करना है। किसी ने फॉर्म फिल करके किसी कोरियर एड्रेस पर नहीं भिजवाना है। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन का अमल टोटली ऑनलाइन है और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे वो 20 जून 2024 से www.numspark.edu.pk पर अवेलेबल होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और 20 जून 2024 से रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल होंगे www.numspark.edu.pk पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से इसके लिंक के ज़रिए लैंडिंग पेज जो इस वेबसाइट का है उस पर पहुँच सकते हैं। लेकिन ख्याल कीजिएगा, स्टूडेंट बहुत सारे फिर मेरे पास क्वेश्चन भेजते हैं कि सर हमने तो लिंक को ओपन करके देखा, वहाँ पर तो कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म था ही नहीं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको आज नज़र नहीं आएगा। वेबसाइट तो आज ओपन हो जाएगी लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नज़र नहीं आएगा। 20 जून से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म उस वेबसाइट पर मिलेगा जिसको आपने ऑनलाइन ही फिल करना है। जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो एंड हो रही है 10 जुलाई को 4 बजे के वक्त, यानी कि आपके पास तकरीबन 20 दिन हैं। 20 जून से लेकर 10 जुलाई तक आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं विदाउट लेट फीस। अगर आपने लेट कर दी, अगर आप किसी वजह से रजिस्टर नहीं कर पाए हैं तो आपको लेट फीस के साथ मौका मिलेगा 17 जुलाई तक। यानी कि 20 जून से 10 जुलाई तक नॉर्मल फ़ी होगी और उसके बाद 17 जुलाई तक लेट फ़ी होगी। 17 जुलाई के बाद कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। जो MDCAT का एग्ज़ाम है यानी कि जो नम्स का एंट्री टेस्ट है वो है 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2024 को नम्स का एंट्री टेस्ट है। PMDC का एंट्री टेस्ट जो है वो इसके बाद या इससे पहले हो सकता है, तकरीबन 1 हफ्ते का डिफरेंस होगा। आप अभी सोच लें, आइडिया लगा लें, अगर आपने PMDC के टेस्ट को जहन में रखना है कि वो कब होगा तो वो इसी के आसपास हो जाएगा, या तो 1 हफ्ता पहले या तो 1 हफ्ता बाद। संडे का दिन होगा तो 1 हफ्ता पहले भी हो सकता है, 1 हफ्ता बाद का टाइम भी हो सकता है। ये डेट जो नम्स की दी गई है ये 1 सितंबर है, जो कि नम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है फॉर एग्ज़ाम सेंटर्स इन पाकिस्तान? 5200 रुपये। ये नॉर्मल फ़ीस है रजिस्ट्रेशन की, जो कि 10 जुलाई तक वैलिड होगी। लेकिन अगर आप 10 जुलाई से लेट करते हैं तो लेट रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो है 6200 रुपये। 17 जुलाई तक, अगर आपने 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक फॉर्म को फिल किया तो फिर आपकी फ़ी होगी 6200 रुपये। इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर, अगर कोई इंटरनेशनली सऊदी अरेबिया में इसका टेस्ट सेंटर भी बनेगा, अगर कोई वहाँ पर टेस्ट दे रहा है तो उसकी जो फ़ीस होगी वो नॉर्मल फ़ीस 32,000 रुपये होगी। अगर वो लेट करता है तो लेट फ़ीस जो होगी उसकी वो 42,000 रुपये होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, मतलब अगर आपने एक दफ़ा फ़ी जमा करा दी उसके बाद आप टेस्ट देते हैं नहीं देते हैं आपको फ़ी वापस नहीं मिलेगी। इसी तरीके से नॉन ट्रांसफरेबल है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि आज आपने फ़ीस जमा करा दी, अपने नाम पे अपनी फॉर्म की फिलिंग आपने ख़ुद की, अपनी तस्वीर लगा दी और उसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद ख्याल आया कि मेरी तैयारी नहीं हो सकती है तो मैं अपने कज़न को कह देता हूँ कि वो इसी फ़ीस पे टेस्ट दे दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ट्रांसफ़र किसी के नाम पे नहीं कर सकते हैं। आपने अगर अपना फॉर्म फिल किया है तो फ़ी जो है आपके नाम पे ही सबमिट हुई है और आप खुद ही एलिजिबल हैं टेस्ट देने के लिए, कोई दूसरा आपकी जगह पे टेस्ट नहीं दे सकता। The test will be conducted simultaneously at all the local exam centers. एक ही वक्त में टेस्ट होगा पूरे पाकिस्तान में, एक ही टेस्ट होगा, टेस्ट चेंज नहीं होगा। ये फ़र्क है PMDC और नम्स का। इसी फ़र्क पे बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। नम्स का एंट्री टेस्ट पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन पे एक ही वक्त में होगा और वो टेस्ट के जो पेपर होंगे, सवालात होंगे, वो एक जैसे होंगे, सवालात फ़र्क नहीं होंगे। यही निज़ाम इक्वल निज़ाम कहलाता है। हमारे PMDC जो टेस्ट लेता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट पूरे पाकिस्तान में एक जैसा नहीं होता, हर प्रोविंस में अलग अलग होता है। तो वो टेस्ट के जो सवालात होते हैं उसके फ़र्क की वजह से जो मेरिट है वो इक्वली बन नहीं सकता। खैर, इस पे हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करने के जो टेस्ट होगा वो सुबह 10 बजे होगा 1 सितंबर को। तमाम मेडिकल सेंटर्स जो बनेंगे, जो एग्ज़ाम सेंटर्स बनेंगे नम्स के अंडर, वो एग्ज़ाम सेंटर्स कौन कौन से हैं उस पर भी आगे बात कर लेते हैं। जी, ये हैं नम्स MDCAT 2024 के टेस्ट सेंटर्स। रावलपिंडी,
सरगोदा, खारियाँ, लाहौर, मुल्तान, बावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, कराची, हैदराबाद, पनो आकिल, एबटाबाद, पेशावर, डीआई खान, मुजफ्फराबाद एंड कोयटा, इन जगहों पर टेस्ट होंगे। टेस्ट का सेंटर कौन सा होगा वो आपका जो रोल नंबर स्लिप या एडमिट कार्ड आएगा उस पर मेंशन किया होगा टाइम के साथ। टाइम तो कंफर्म है, सुबह 10 बजे टेस्ट है, लेकिन ये है कि टेस्ट सेंटर कौन सा होगा वो एडमिट कार्ड पे मेंशन किया होगा। ये टेस्ट सिटीज़ हैं, आप इन जगहों पर टेस्ट दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और लोकेशन नहीं होगी। वो स्टूडेंट्स जो सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं पाकिस्तानी नेशनल, वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है नम्स की वेबसाइट पे, और फिर इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर के हिसाब से फ़ी पे करके वो सऊदी अरेबिया के टेस्ट सेंटर में टेस्ट देने के अहल होंगे। सिर्फ टेस्ट वहाँ दिया जा सकता है, अगर टेस्ट क्वालिफाई हो गया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, सीट हो जाती है तो उन्हें आना होगा पाकिस्तान, और नम्स के जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ उनकी सीट होगी वहाँ पर उन्होंने बाकायदा MBBS और BDS की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करना होगा। इसके बाद है नम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सा कैंडिडेट, कौन सा स्टूडेंट नम्स का टेस्ट दे सकता है। वाज़े रहे FSC में स्टूडेंट के मार्क्स 60% होने चाहिए। 1100 में से अगर आपके नंबर 660 या उससे ज़्यादा हैं तो फिर आप टेस्ट देने के अहल हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ A लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे। A लेवल के स्टूडेंट्स को अपनी इक्विलेंस बनवानी है, इक्विलेंस सर्टिफिकेट बनता है। अगर उस इक्विलेंस सर्टिफिकेट में उनके मार्क्स 60% या उससे ज़्यादा हैं तो वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर हम रिपीटर हैं, क्या हम टेस्ट दे सकते हैं। तो बिल्कुल, रिपीटर स्टूडेंट के पास उनके FSC के मार्क्स होते हैं, उस बुनियाद पे वो टेस्ट दे सकते हैं। इम्प्रूवर स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, सर हम इम्प्रूवर्स हैं, हमने अभी दोबारा से अपना एग्ज़ाम दिया है तो हमारा रिज़ल्ट तो कैंसिल हो चुका है, क्या हम टेस्ट दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप भी टेस्ट दे सकते हैं। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो सवाल पूछते हैं, सर हमारा रिज़ल्ट अब तक नहीं आया, क्या हम टेस्ट दे सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट भी टेस्ट दे सकता है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे वहाँ पर जो मार्क्स का सेक्शन आएगा वहाँ पर इस चीज़ को आपने मेंशन करना होगा। उस फॉर्म में ऑप्शंस होंगे कि आपका जो स्टेटस है वो क्या है, आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, इम्प्रूवर हैं या रिपीटर हैं, उसी स्टेटस को आपने मार्क करना होगा, उसी के हिसाब से आपने फिलिंग करनी होगी। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हर स्टूडेंट ये टेस्ट दे पाएगा। लेकिन यहाँ एक और चीज़ वाज़े रहे, अगर आप FSC के फ्रेश स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया, आप टेस्ट दे सकते हैं। आपने टेस्ट दे दिया, आपने टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे ले लिए, पासिंग मार्क्स ले लिए, क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन अगर बाद में आपका FSC रिज़ल्ट आता है और उसमें आपके मार्क्स 660 से कम हुए तो आप टेस्ट क्लियर करने के बावजूद भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये बात आपके जहन में वाज़े और क्लियर होनी चाहिए कि टेस्ट के मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ FSC में जो मार्क्स आएंगे वो 660 से ज़्यादा आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे फर्दर एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। इसके अलावा टेस्ट पासिंग क्राइटेरिया, जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो पास करना भी ज़रूरी है। 200 मार्क्स का टेस्ट है, उस 200 मार्क्स के टेस्ट में से MBBS के स्टूडेंट ने 55% मार्क्स लेने हैं, यानी कि 110 नंबर लेने हैं आउट ऑफ 200। अगर कोई भी स्टूडेंट 200 में से 110 मार्क्स ले लेता है तो वो MBBS में अप्लाई करने का अहल होगा जितने भी नम्स के एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 45% आते हैं, यानी 200 में से सिर्फ 90 मार्क्स वो लेता है, तो वो एलिजिबल होगा BDS यानी डेंटल सेक्शन के जो एफिलिएट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करने के लिए। इसके बाद मेरिट कैसे बनेगा। टेस्ट भी आपने पास कर लिया, पहले तो सबसे पहले FSC के 60% थे वो आपका एलिजिबल है। उसके बाद आपने टेस्ट भी पास कर लिया, या 55% मार्क्स लिए या 45% मार्क्स लिए, जो भी आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, तो उसके बाद फिर मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट बनाने के लिए जो वेटेज फार्मूला है वो है एंट्री टेस्ट जो लेगा, MDCAT जो लेगा नम्स, उसके काउंट होंगे 50%। ये जो एग्रीगेट बनता है उसका फार्मूला है। पास होने के बाद उसके बाद एग्रीगेट बनेगा, तो एग्रीगेट में जो आपका टेस्ट के जो आपने मार्क्स लिए होंगे उसका 50% जो है काउंट किया जाएगा, और जो FSC है उसका 40% और जो मैट्रिक है उसका 10%।
इसका हर एक का अपना अपना फार्मूला सेट होगा, जिसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड विद दिस परसेंटेज। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे ने एंट्री टेस्ट में लिए 128 नंबर, तो 128 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड विद 50। ये आपने एग्रीगेट निकालने के लिए चीज़ें करनी है। अगर किसी स्टूडेंट के मिसाल के तौर पे 128 नंबर है तो 128 को डिवाइड करेंगे, टोटल मार्क्स 200 हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50% से। जो परसेंटेज आ जाएगी उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद एफएससी में मार्क्स मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट के हैं 900, तो 900 डिवाइड बाय 1100 मल्टीप्लाइड विद 40%। जो आपके पास आंसर आया उसको महफूज कर लें। उसके बाद मैट्रिक की बात करें, मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं मैट्रिक में वो हैं 903, तो 903 डिवाइड बाय 1100 मल्टीप्लाइड विद 10%। तो ये जो तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी उनको फिर आपने ऐड कर लेना है। A प्लस B प्लस C, इनके जो आपके आंसर्स होंगे उनको आपने ऐड कर लेना है, उससे फिर ये एग्रीगेट बनता है। एग्रीगेट की बुनियाद पे मेरिट जो है वो फाइनलाइज होगा। यहाँ पर देखिए वाज़ेह लिखा है, स्टूडेंट्स हु आर अवेटिंग देयर एफएससी रिजल्ट्स कैन स्टिल अप्लाई एंड टेक द नम्स एंट्री टेस्ट बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर बिलो। अब यहाँ प्रोसीजर मेंशन किया गया है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ना सिर्फ वो जो वेट कर रहे हैं एफएससी रिजल्ट का, बल्कि वो भी जो रिपीटर हैं जिनके मार्क्स उनके पास मौजूद हैं, सबके लिए ये प्रोसीजर है, चेक कर लें। विजिट द ऑफिशियल नम्स वेबसाइट एंड क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर द नम्स MDCAT टेस्ट। आपने नम्स की वेबसाइट को विज़िट करना है और 20 जून के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मिलेगा, उसको क्लिक करना है। कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग अ लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर एज मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन माइट नॉट बी सपोर्टेड। ख्याल करें जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लैपटॉप के ज़रिए करें या डेस्कटॉप कंप्यूटर के ज़रिए करें। मोबाइल फ़ोन से बाज़ चीज़ें मिसिंग होती हैं तो वो सही तरह से फॉर्म फिल नहीं होता, इसलिए मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करें। लैपटॉप से आपने फॉर्म की फिलिंग करनी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, उस वक्त आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि CNIC आपके पास होना चाहिए अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। कीप इन माइंड, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपके पास CNIC होना चाहिए। अगर उम्र 18 साल से कम है तो आपके पास बेफॉर्म होना चाहिए। बेफॉर्म की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है, बस एज की बात है। 18 साल से कम बेफॉर्म के ज़रिए अप्लाई करेंगे, 18 साल से ज़्यादा CNIC के ज़रिए अप्लाई करेंगे। बाज़ स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन भेजते हैं कि सर हमारी उम्र 18 से ज़्यादा हो चुकी है लेकिन अभी तक हमारा CNIC बना नहीं है, तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर दें, अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई कर दें नादरा में अपने CNIC के लिए, ताकि फिर आप भी रजिस्टर कर सकें। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बेफॉर्म 18 साल से कम उम्र के लिए और 18 से ज़्यादा उम्र के लिए CNIC का होना मस्ट है। अगर CNIC नहीं है तो कुछ और चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पासपोर्ट वगैरह। पासपोर्ट भी तभी बनेगा जब आपके पास CNIC होगा, तो चीज़ें वैलिड नहीं रहती, इसलिए या तो CNIC या तो बेफॉर्म उम्र के हिसाब से। आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड ये होना चाहिए आपके पास। मैट्रिक की DMC आपके पास हो, FSC की DMC, अगर आपके पास रिज़ल्ट टोटल मौजूद है। अगर आपके पास टोटल रिज़ल्ट मौजूद नहीं है तब तो ऑब्वियसली आप FSC की DMC आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन केस आपका रिज़ल्ट पूरा भी नहीं आया है, सेकेंड ईयर के मार्क्स अभी तक आपके रहते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर की DMC लगा सकते हैं। पेड कॉपी ऑफ फ़ी चालान, बल्कि पहले ये पढ़ लें कि आफ्टर फिलिंग आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड द फ़ी चालान। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो फिर आपने फ़ी चालान को डाउनलोड करना है, और जो भी बैंक का नाम दिया होगा उस बैंक में आपने अपना वो चालान सबमिट कर देना है, उसकी फ़ी जमा करा देनी है। और जो आपको पेड स्लिप मिलेगी बैंक से वो आपने ज़रूर अपलोड करनी है अपने इस रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होगा उसमें। वंस द फी इज़ पेड स्कैन अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जिस वक्त आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे आपकी एक ID होगी, वो ID आपने याद रखनी है, पासवर्ड आपने याद रखना है, उसको गुम नहीं करना, क्योंकि आप जब चले गए बैंक फ़ी जमा कराने के लिए तो आपका लैपटॉप तो बंद हो चुका होगा या आपने बंद कर दिया होगा। अब जब वापस आप फ़ी चालान को जो आपने सबमिट कर दिया उसको अगर आपने स्कैन अपलोड करना है तो आपने जिस लिंक पे रजिस्ट्रेशन लिंक पे पहले क्लिक किया था, आप जब दोबारा क्लिक करेंगे तो अब आपको अपना वो ID पर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, ताकि आपको दोबारा पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का ना करना पड़े, बिकॉज आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं।
तो आपने सिर्फ उसमें अपनी फ़ी चालान को अपलोड करना है। तो आपको पासवर्ड और आईडी याद होनी चाहिए जिससे आप लॉगिन करेंगे। Once fee is paid, scan and upload the required documents. Submit the completed application form online by clicking the final submit button. जब आपने फ़ी चालान अपलोड कर लिया तो फिर फाइनल जो सबमिशन का बटन है उसको क्लिक कर दें, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड या जिसे आप रोल नंबर स्लिप भी कहते हैं उसकी बात की गई है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन एडमिट कार्ड और रोल नंबर स्लिप विल बी जनरेटेड। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द नम्स वेबसाइट यूजिंग योर CNIC, पासपोर्ट या बेफॉर्म नंबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, एडमिट कार्ड फ़ौरन जनरेट नहीं होता। आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जाते हैं कि आपकी फ़ीस जमा हुई है या नहीं हुई है। वो वेरिफिकेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो टाइम जब पूरा होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो फिर आप जो है अपने एडमिट कार्ड को हासिल कर पाएंगे। अगेन आपने जो आईडी और पासवर्ड पहले स्टेप में बनाया होगा उसी के ज़रिए आप लॉगिन करेंगे। हो सकता है उसमें 8 दिन लगे, हो सकता है हफ्ता लगे, हो सकता है 10 दिन लगे। वो आपको नम्स की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कुछ दिनों के बाद एडमिट कार्ड आपकी ही आईडी के ज़रिए अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपने ये CNIC, पासपोर्ट, इसी को आप समझ लें फिल करेंगे और वहाँ से आपका जो एडमिट कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। टेस्ट सेंटर, सिलेक्ट योर प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन का फ़ी वगैरह सबमिट हो जाएगी, तो टेस्ट सेंटर भी आपने सेलेक्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी का, किस सिटी में आप देना चाहते हैं। नम्स प्रोवाइड्स मल्टीपल टेस्ट सेंटर अक्रॉस पाकिस्तान टू अकोमोडेट कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स। तो वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि टेस्ट कहाँ कहाँ पर होता है। उनमें से कोई टेस्ट सेंटर जो भी आपको सूटेबल है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। टेस्ट डे पे आपने क्या करना होगा, ऑन द डे ऑफ द टेस्ट, यानी 1 सितंबर की बात हो रही है, arrive at your designated test center at least 3 hours before the scheduled test time। 3 घंटे पहले पहुंचना। अब ये तो खैर प्रैक्टिकल नहीं है, 10 बजे टेस्ट है तो आप 7 बजे आके खड़े हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करें कि 2 घंटे पहले तो ज़रूर पहुँचें। ये तो 3 घंटे पहले अपने एहतियात के लिए कह रहे हैं ताकि आप मिस ना करें, लेकिन बात सही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा ना हो कि आप 15 मिनट पहले निकल रहे हों। 10 बजे टेस्ट है तो आप कह रहे हो 9:45 पे मैं निकलूँगा, तो इतना आपने लेट नहीं करना। ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, और ताकि आपकी नर्वसनेस भी कम रहे। अब जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो ऐसा ना हो कि आपको आपके जहन में घूम रहा हो कि मैं लेट हो गया हूं तो टेस्ट में कैसे दूंगा, और मेरे सारी वो प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ तैयारियां ज़रूरी होती हैं जब आप पहुंचते हैं टेस्ट सेंटर पे, तो कहाँ बैठना है, क्या आपकी लोकेशन है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तो थोड़े बहुत टाइम आपके पास होना चाहिए ताकि आप सेटल डाउन हो जाएँ। ब्रिंग डाउन फॉलोइंग आइटम्स, प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर एडमिट कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप मिला होगा उसको प्रिंट कर लें। ओरिजिनल बे फॉर्म या CNIC जो आपके पास है, क्लिप बोर्ड जिस पे आपने पेपर रखना है, 2 ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट्स ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। ये चीज़ें आपके पास टेस्ट डे पे होनी चाहिए। इस पे तो खैर हम बाद में भी बात करेंगे, दूसरी वीडियो हम बनाएंगे जिसमें टेस्ट डे पे आपने क्या ले जाना है, क्या करना है, उस पर बात होगी। अब आते हैं नम्स के एंट्री टेस्ट के पैटर्न के ऊपर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो नम्स का टेस्ट पेपर है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए को कहते हैं MDCAT पोर्शन। इस पार्ट ए में 150 सवाल हैं, 150 क्वेश्चंस, जो 150 मिनट्स में आपने करने हैं। 150 मिनट्स का मतलब 2.5 घंटे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट ए में MDCAT के क्वेश्चंस हैं जो 150 सवाल होंगे, 150 मिनट में उसको पूरा करना होगा, यानी 2.5 घंटे में उसको पूरा करना होगा। इस पार्ट ए में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के सवाल आते हैं। कितने कितने क्वेश्चन हैं उसकी परसेंटेज दी गई है। ये नंबरों की परसेंटेज नहीं है, ये तादाद की परसेंटेज है कि 150 सवाल में से 35% सवाल बायोलॉजी के हैं। तकरीबन आप 150 का 35% निकालेंगे तो ये 52 क्वेश्चंस के आसपास आ रहे होते हैं। केमिस्ट्री के 25% तकरीबन समझ लें कोई 37 या 38 क्वेश्चन है। फिज़िक्स के भी इस तरह से 37 या 38 क्वेश्चन। इंग्लिश के कोई तकरीबन 15 सवाल होते हैं। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चंस होंगे जो कि MDCAT का हिस्सा बनाएंगे और आपको इसको पूरा करना है 150 मिनट्स में। जो दूसरा पार्ट है, पार्ट बी, वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट।
इसमें होते हैं 100 क्वेश्चन जो आपको पूरे कर रहे होते हैं 30 मिनट में। पहले आपको दिया जाएगा पार्ट ए, वो आपने पूरा कर लिया 150 मिनट में, बात ख़त्म हो गई। अब पार्ट बी आ जाएगा जो कि आपको अलग पेपर दिया जाएगा जिसमें 100 सवाल होंगे और उसको आपने पूरा करना होगा 30 मिनट्स में। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं, सर इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या करना है। तो इसके बारे में आपको अगली स्लाइड में कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ एक अहम पॉइंट दिया गया है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। याद रखिएगा, आपको आपके टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपने पूरे सवाल करने हैं। नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो फिर सवाल पूरे नहीं किए जाते, क्योंकि गलत सवाल करने से टोटल से कुछ ना कुछ स्कोर माइनस हो रहा होता है। तो लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग हमारे पास है ही नहीं तो फिर हम खौफजदा क्यों हो, हमने पूरे सवाल करने हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूरे करके आएंगे, कुछ भी आप छोड़ेंगे नहीं। नेगेटिव मार्किंग ना होने से आपको फ़ायदा है, आपके जो सवाल आपको आते हैं उसका तो 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो सवाल आपने गलत भी किए हैं तो सिर्फ उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन टोटल से कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो आप सेफ हैं, इसलिए आपने पूरे सवाल करके आने हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं आना। तो ये डिस्कशन हुई पार्ट ए और पार्ट बी की। अब इसमें अहम जो मसला है स्टूडेंट का वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। स्टूडेंट बहुत खौफजदा होते हैं, सर हमने इसकी तैयारी नहीं की है, कैसे सवाल आएंगे। तो गौर से सुन लें, साइकोलॉजिकल टेस्ट की आपने कोई तैयारी करनी ही नहीं है, इसको आपने तैयार नहीं करना, क्योंकि इसमें ऐसे सवाल होंगे जो आपके बिहेवियर को समझने के लिए होंगे। आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे इंसान हैं, रहमदिल हैं या जालिम हैं, या आप एग्ज़ाम के टेंशन को बर्दाश्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आप इमोशनल हैं या सख्त इंसान हैं, आपका बिहेवियर स्ट्रेस की सिचुएशन में कैसा हो जाता है, इमरजेंसी में कैसा हो जाता है, नॉर्मली आप कैसा बिहेव करते हैं, आप अगले 5 साल जो MBBS में आएंगे उसमें आप टफनेस ऑफ स्टडी को बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप पेशेंट्स के साथ किस तरह चलेंगे, आपके पास आपका जो बिहेवियर है पेशेंट के साथ वो कैसा होगा, आपके पास मेडिकल एथिक्स हैं या नहीं है, वो आपके जनरल पर्सनैलिटी को जानने के लिए होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब यहाँ पर है आपकी पर्सनैलिटी को जानना। तो इसके लिए किसी किस्म की तैयारी नहीं करनी है, आप जो हैं वो आपको पता है, जो सवाल इस पोर्शन में होंगे वो आपकी ज़ात से रिलेटेड होंगे कि भाई आपने स्ट्रेस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, आपके सामने अगर पेशेंट पड़ा हुआ है तो वो किस तरह से आपने उसको ट्रीट करना है, वो इमरजेंसी में है, दर्द में है, आप उसके लिए किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ये चेक कर लें, ये एक पावरफुल टूल है ये टेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी को जानने का, आपको असेस करने का, आपके जो यूनिक ट्रेड्स हैं, आपकी जो काबिलियत है, खसूसियत है, आपका बिहेवियर जानना है, आपके जहन में कुछ गलती तो नहीं, आप मेंटली कोई अनस्टेबल तो नहीं है, आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, उस चीज़ को जानने के लिए ये टेस्ट आपका लिया जा रहा है। ये टेस्ट आपके जो मार्क्स हैं MDCAT के पोर्शन उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। आपका जो मेरिट बनेगा वो MDCAT का जो पोर्शन था पार्ट ए का उसकी बुनियाद पे बनेगा। सिर्फ इस टेस्ट को लेने का मकसद ये है कि अगर आपका बिहेवियर जो है वो अगर इस 5 साल की स्टडी के दौरान जो है वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है तो फिर आपको कहा जाएगा कि आप ये फील्ड सेलेक्ट ना करें, क्योंकि आपका जो असेसमेंट हुआ है उसके हिसाब से आपका मेंटल स्टेटस इस टफनेस ऑफ स्टडी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए है। अब ये टेस्ट क्या है चेक कर ले। जैसे ये एक सवाल है, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। ये आई एम का वर्ड आपके लिए है, ये आप पढ़ रहे हैं सवाल को तो आपको अपने लिए लेना है। आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अब ऑप्शंस ये होंगे इसमें 7 और सारे के सारे 100 सवालों में यही ऑप्शंस होंगे, कोई ऑप्शन फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसका आंसर करना होगा। मिसाल के तौर पे मुझे डार्कनेस से डर नहीं लगता तो मैं मार्क करूँगा स्ट्रांगली डिसएग्री। मैं अफ्रेड नहीं हूँ, मैं कहूँगा स्ट्रांगली मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, मैं डार्कनेस से नहीं डरता। अगर मैं अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मुझे डर लगता है, तो मैं लिखूँगा स्ट्रांगली एग्री। बस आपने यही मार्क करना है। या अगर मैं इस तरह कहूँ कि मुझे
डर नहीं भी लगता, और शायद अगर डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो तो शायद थोड़ा बहुत मैं फील कर रहा हूँ कि मैं पहले से अनकंफर्टेबल हूँ। मतलब एक नॉर्मल सी स्टेट है, बीच की स्टेट है, तो मैं लिखूँगा मैं न्यूट्रल हूँ। बहुत अंधेरा हो तो मैं डर जाता हूँ, नॉर्मल सा अंधेरा हो तो चलो ठीक है, मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा न्यूट्रल। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए इसमें ऑप्शंस जो होंगे ये आपने डालने होंगे। दूसरा सवाल, बिल्कुल यही ऑप्शंस हैं, कोई ऑप्शन देखें फ़र्क नहीं है, ऑप्शन चेंज नहीं मिलेंगे आपको, बस आपने एग्री या डिसएग्री का ऑप्शन मार्क करना है। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन है, आई विल प्रिफर टू स्पेंड माई वीकेंड एट होम एंड टेक अ नैप इंस्टेड ऑफ हैंगिंग आउट विथ माई फ्रेंड्स। या पूछा जा रहा है कि अगर छुट्टियां होती हैं वीकेंड पे तो आप घर पे रहना पसंद करेंगे, नींद करना पसंद करेंगे, या फिर अपने दोस्तों के साथ जाना पसंद करेंगे। अब ये बात पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिफ़र करती है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि हाँ मैं घर पे सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, कौन दोस्तों के साथ बैठे, तो मैं लिखूँगा स्ट्रांगली एग्री, मैं बिल्कुल यही करूँगा। लेकिन अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना चाहते हैं, गपशप करना चाहते हैं, उनके साथ आप रिलैक्स फील करते हैं, तो आप लिखेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री, मैं आराम नहीं करूँगा, मैं वाकई अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा। तो ये आपकी ज़ात से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके बारे में कोई तैयारी नहीं करनी है। वहाँ सामने आपके पास टेस्ट आएगा, पढ़ते जाएं, अपने ऊपर अप्लाई करते जाएं, आप कैसे हैं, बस आपने सच्चाई बयान करनी है। उस सच्चाई की बुनियाद पे आपको 5% में से कुछ हिस्सा इसका मार्क्स का मिल जाएगा, जो आपके MD-CAT के रिज़ल्ट को अफेक्ट नहीं करता, जस्ट आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए ऐसा है। बाद में जब आपसे इंटरव्यू होगा आपकी सिलेक्शन के बाद, तो उस वक्त आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आपने ये बातें इसमें लिखी हैं, तो क्या आप एग्ज़ाम के टेंशन को, फ्यूचर की आपकी स्टडी है उसको आप बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप कैसे इंसान हैं, उस बुनियाद पे ये क्वेश्चन आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट्स का होता है, सर डिफरेंस क्या है बिटवीन नम्स एंड PMDC सिलेबस। देखिए स्टूडेंट तो वही हैं जिन्होंने नम्स टेस्ट भी देना है, जिन्होंने PMDC टेस्ट भी देना है, मोस्टली स्टूडेंट दोनों टेस्ट देते हैं। अब सिलेबस अगर फ़र्क होगा तो लाज़िम बात है आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपने दोनों के लिए अलग तैयारी तो नहीं करनी, तैयारी तो एक जैसी है। MCQs क्वेश्चन तो चेंज नहीं होते, वो तो क्वेश्चन हमेशा एक जैसे ही पैटर्न पे बन रहे होते हैं। उस स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट के 5 ऑप्शंस होंगे, वो PMDC में भी ऐसा होगा, नम्स में भी ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा सिलेबस को समझने का है कि क्या PMDC और नम्स के सिलेबस में कोई डिफरेंस है। तो आ जाएं चेक कर लेते हैं। ये मैंने दोनों का स्केच रखा हुआ है। अच्छा, ये दोनों के दोनों सिलेबस जो है ये 2023 के सिलेबस हैं। 2024 के सिलेबस अभी तक इनकी वेबसाइट्स पे अपडेट नहीं हुए, ना ही PMDC में और ना ही नम्स में। नम्स ने लिखा तो है कि सिलेबस आपको नम्स की वेबसाइट से 2024 के लिए मिल जाएगा, लेकिन अब तक मैंने जो चेक किया उसमें कोई नया सिलेबस नहीं था। तो मैं पुराने सिलेबस से ही कंपेयर कर रहा हूँ। मोस्टली सिलेबस यही रहेगा, सिलेबस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। आप इसकी बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। नो, अगर चेंज आता भी है तो हल्का फुल्का कोई चेंज आ जाएगा, बड़ा चेंज नहीं आएगा। अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस तरफ है PMDC का 2023 का सिलेबस, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है नम्स का 2023 का सिलेबस। और मैंने पहले बायोलॉजी को चेक किया, ये उनके चैप्टर्स लिखे हुए हैं। फ़िलहाल टॉपिक्स की डेप्थ में नहीं गया, ये चैप्टर्स लिखे गए हैं। अब आप इसमें चेक कर लें, PMDC में बायोडाइवर्सिटी ए सेलुलर लाइफ का चैप्टर है, यहाँ पर भी मौजूद है, टिक मार्क लगा रहा हूँ। बायो एनर्जेटिक्स यहाँ है, यहाँ पर भी है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दोनों में मौजूद है। सेल स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों में है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस सिस्टम दोनों में है। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स ये दोनों में नहीं है, ये PMDC में है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। यानी जो किंगडम एनिमेलिया का चैप्टर है वो नम्स में नहीं है। कीप इन माइंड ये नम्स का पोर्शन है और ये PMDC का पोर्शन है। तो PMDC में आपको एक एक्स्ट्रा चैप्टर मिल रहा है किंगडम एनिमेलिया, नम्स में ये चैप्टर मौजूद नहीं है। एंजाइम दोनों में है, एवोल्यूशन दोनों में है, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी कि न्यूट्रिशन है, गैसेस एक्सचेंज है, ट्रांसपोर्ट है, दोनों में है। प्रोकैरियोट्स दोनों में है, रिप्रोडक्शन दोनों में है, सपोर्ट एंड मूवमेंट दोनों में है, और जेनेटिक्स वाला चैप्टर दोनों में है। तो सिर्फ एक चैप्टर नम्स में कम है,
नम्स का सिलेबस कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू पीएमडीसी। चलिए आगे देख लेते हैं। ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। केमिस्ट्री के पोर्शन में कोरिलेट कर लें। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पीएमडीसी में है, यहाँ पर भी है नम्स में। एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों में है, गैसेस दोनों में है, लिक्विड्स दोनों में है, सॉलिड्स दोनों में है, केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों में मौजूद, रिएक्शन काइनेटिक्स दोनों में मौजूद, थर्मोकेमिस्ट्री दोनों में प्रेजेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों में है, केमिकल बॉन्डिंग दोनों में है, एस&पी ब्लॉक दोनों में है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन दोनों में है, अल्काइल हैलाइड दोनों में नहीं है। अल्काइल हैलाइड है पीएमडीसी में और यहाँ नम्स में अल्काइल हैलाइड नहीं दिया हुआ। अल्कोहल एंड फिनोल्स दोनों में है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में है, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में है, मैक्रो मॉलिक्यूल दोनों में नहीं है। तो केमिस्ट्री में दो चैप्टर ऐसे हैं जो पीएमडीसी में एक्स्ट्रा हैं, एक अल्काइल हैलाइड का और दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल का। नम्स में ये दो चैप्टर मौजूद नहीं है। कौन कौन से? अल्काइल हैलाइड एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। ये बात हो गई केमिस्ट्री की। अब आते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में चेक कर लेते हैं। फोर्स एंड मोशन पीएमडीसी में है, नम्स में भी है। वर्क एनर्जी दोनों में है, रोटेशनल सर्कुलर मोशन दोनों में है, वेव्स दोनों में है, थर्मोडायनेमिक्स दोनों में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों में है, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में है, न्यूक्लियर फिजिक्स डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ये पीएमडीसी में है, यहाँ नम्स में नहीं है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पीएमडीसी में है, नम्स में नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों में है। तो दो चैप्टर पीएमडीसी में एक्स्ट्रा हैं, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा नम्स में मौजूद नहीं है। एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, वेव्स के चैप्टर के साथ साथ आपने ऑसिलेशन का चैप्टर भी करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, उसमें आप ऑसिलेटरी मोशन का जो चैप्टर है वो भी करेंगे, क्योंकि पीएमडीसी में जो इनकी डिटेल दी हुई है टॉपिक्स की, उसमें वेव्स में लास्ट लाइन में ऑसिलेटरी मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है। तो वो इग्नोर नहीं करना, आपने ऑसिलेशन का चैप्टर ही पढ़ना है और दोनों में पढ़ना है, नम्स में भी पढ़ना है और पीएमडीसी में भी पढ़ना है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो बायोलॉजी में किंगडम एनिमेलिया का चैप्टर जो है वो नम्स में नहीं है, पीएमडीसी में है। और केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड और मैक्रोमॉलिक्यूल का चैप्टर नम्स में नहीं है, पीएमडीसी में है। और फिजिक्स में डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चैप्टर पीएमडीसी में है, नम्स में नहीं है। इसका मतलब नम्स का सिलेबस कंपैरेटिवली कम है एज़ कंपेयर टू पीएमडीसी। तो ये थोड़ा सा सुकून वाली बात है। और आपने स्टडी कोई डिफरेंट नहीं करनी है, स्टडी एक जैसी ही चल रही होगी। हर जगह पे एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट होती है, उनके 5 ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऐसा कोई फॉर्मेट बदल जाता है, फॉर्मेट यही रहेगा। सुकून की बात यह है कि नम्स में आपके कंपैरेटिवली चैप्टर्स कम हैं। अब आते हैं टॉपिक्स की तरफ, लेकिन मैं टॉपिक्स के लिए अलग डिटेल वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी ओवर हो गया है। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सिर्फ मैं आपको एक मिसाल टॉपिक की दे देता हूँ, उसके बाद मैं अलग वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। ये मैंने चैप्टर के नाम के हिसाब से आपको डिटेल बता दी। अब आते हैं टॉपिक्स की तरफ। मैंने एक चैप्टर उठाया है बायोलॉजी से। ये वाला जो पोर्शन है पहला वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीएमडीसी को, और ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है नम्स को। अब जो चैप्टर मैंने उठाया है वो मैंने उठाया है वायरस वाला चैप्टर, ए सेलुलर लाइफ का चैप्टर। तो यहाँ देखें, पीएमडीसी में क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस और नम्स में क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। पीएमडीसी में डिस्कवरी ऑफ वायरस, लेकिन यहाँ पर कोई डिस्कवरी का नज़र नहीं आ रहा नम्स में। तो डिस्कवरी वाला टॉपिक पीएमडीसी में है, नम्स में नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस यहाँ दोनों में है, नम्स में भी है और पीएमडीसी में भी है। वायरल डिजीज़ फॉर एग्जांपल एड्स, ये पीएमडीसी में है लेकिन नम्स में नहीं है। तो जो क्रॉस मैंने लगाया है, क्रॉस का मतलब ये है कि जस्ट ये पीएमडीसी में है
और नम्स में जो है वो ये क्रॉस वाले क्रॉस वाले टॉपिक्स मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब टॉपिक्स भी नम्स में कम है, चैप्टर भी कुछ कम थे, और चैप्टर के बाद जब आप टॉपिक्स के डेप्थ में जाएंगे तो टॉपिक्स भी नम्स में कंपैरेटिवली कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन नम्स ने अपने सिलेबस के लास्ट में कहीं ना कहीं एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आप टोटली जो ये टॉपिक्स हैं इन पे रिलाय ना करें, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। यानी कि अब एड्स का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको कैसे छोड़ा जाए। वायरल डिजीज़ है, किसी भी चैप्टर में डिजीज़ लिखी हुई तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर आप पीएमडीसी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, उनके टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप नम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई अलग सिलेबस नहीं है, अलग परेशानी की नीड नहीं है। आपका वही सिलेबस जो पीएमडीसी का चल रहा था वो आप नम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये टॉपिक जो है, इसकी जो कंपैरिजन मैंने किया है, मैंने सिर्फ ये एक टॉपिक का, एक चैप्टर का जो टॉपिक था उसको एक चैप्टर जो टॉपिक्स थे उनका कंपैरिजन किया है। मज़ीद मैं कंपैरिजन करता रहूँगा, उसके लिए अलग वीडियोस अपलोड करूँगा, हर चैप्टर की कंपैरिजन बना लेंगे ताकि आपकी परेशानी दूर होती रहे और आप रिलैक्स होकर स्टडी करते रहें। इसके अलावा आगे जो स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं वो पोर्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, या आपके मैसेजेस मैंने लिखे हुए हैं। लेकिन आज मैं अभी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, 3 रात के बज रहे हैं, तो मैं मज़ीद इस वक्त अब और वीडियो जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हर स्टूडेंट के, तो ये मैं कल दोबारा से रिकॉर्ड करके आपके लिए परसों अपलोड कर दूंगा। कल ईद भी है, बल्कि जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो ईद का दिन आ चुका होगा। तो आप अच्छे तरीके से अपनी ईद मनाएं, नमाज़ पढ़ें, दुआ कीजिएगा अपने लिए भी, मेरे लिए भी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।